Knowledge is the key to success and Gyanmati is going to be your temple for it. Good morning all of you. I am Sneha Chaturvedi, a teacher by profession and by heart. मेरे पास 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है टीचिंग का. मैंने बहुत सारे लोकल्स और इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ाया है. ज्ञानमठ इज अवर न्यू एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जहाँ पे आपको मिलने वाला है ज्ञान का भंडार. ये चैनल जो है स्पेशली बनाया गया है उन बिगनर्स के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि साइंस या उस सब्जेक्ट में एकदम नए हैं. तो यहाँ पे इस चैनल पे दिस चैनल प्रोवाइड्स यू द बेसिक्स ऑफ ऑल द कंसेप्ट एंड क्लियर योर ऑल डाउट्स. So we are going to launch our new and detailed NCERT science series of classes 6 to 7 on 29th of June 2023. So अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे शेयर कीजिए और जाके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जब हमारा न्यू एनसीईआरटी सीरीज लॉन्च हो तो आपको तुरंत उसकी अपडेट मिलती रहे और नोटिफिकेशन मिले और आप हमें ज्वाइन कर सके. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच सके और वो आके हमें मोटिवेट कर सके और इस चैनल का लाभ उठा सके. तो चलिए, अपने टीचिंग स्किल को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं एक ऐसे सब्जेक्ट को चूज करती हूँ जो आगे चल के मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, दैट इज साइंस. So आज हम पढ़ेंगे what is science, all about science, what is science subject and some more details about science. So let's start, let's begin the knowledge with fun. So let's start with science. What is science? So if you अगर हम डेफिनेशन के साथ जाते हैं तो डेफिनेशन इज साइंस इज अ फील्ड ऑफ वर्क दैट इन्वॉल्व स्टडिंग द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर्स ऑफ द अर्थ एंड यूनिवर्स. चलिए, अब हम इसके ये तो हो गई डेफिनेशन की बात. अब हम इसे डिटेल्ड में एक्सप्लेन करते हैं कि क्या ये सब्जेक्ट है या क्या इसके बारे में है. तो यहाँ आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं 3 ऐसे वर्ड है जिसके बारे में अगर बिगनर्स होंगे, अगर आप साइंस में प्रो हैं तो आपको इन 3 वर्ड्स के बारे में पता होगा, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको ये 3 वर्ड में भी ना पता हो. तो हम उन 3 वर्ड के साथ स्टार्ट करते हैं. That is organic, inorganic and matter. So what is organic substances और what is organic matter? So बहुत ही simple definition की बात अगर हम करें, बहुत ही basic level की बात अगर हम करें, so organic substances are the substances or matter are organic matters are the matter which contain carbon and hydrogen atom in it as well as covalent bond between them. यानी एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो सारे सब्सटेंसेस होंगे जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन के एटम्स हो, या फिर सिर्फ कार्बन का भी अगर एटम है तो हम उसे ऑर्गेनिक मैटर के कैटेगरी में रख देते हैं. तो यानी कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स हो, साथ ही साथ वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड में एक दूसरे से जुड़े हुए हों. सो दैट्स मीन क्या होता है, ऑर्गेनिक हमारे सब्सटेंसेस क्या हुए? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर द सब्सटेंसेस विच कंटेन्स कार्बन और हाइड्रोजन और बोथ बॉन्ड, और ये इनके आपस में कनेक्टेड होते हैं विद कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कार्बन के एटम जिसमें हो, हाइड्रोजन के एटम जिसमें हो, और वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड हो. और इसके अलावा दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो ये लिविंग सब्सटेंसेस, नॉट ऑर्गेनिज्म, लिविंग सब्सटेंसेस से ये डिराइव्ड होते हैं. ठीक है. सो ऑर्गेनिक हमारा हो गया, ये इनमें होता है कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड इनमें होता है और ये लिविंग सब्सटेंसेस से डिराइव्ड होते हैं. नेक्स्ट वन इज अवर इनऑर्गेनिक. तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि ऑर्गेनिक का जो होता है उसके जस्ट अपोजिट हमारे इनऑर्गेनिक होते हैं, यानी कि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम और सब्सटेंसेस प्रेजेंट नहीं होते हैं. ठीक है. दे आर, इसमें जनरली ये सब्सटेंसेस प्रेजेंट नहीं होते हैं एंड दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग सब्सटेंसेस. एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहती हूँ कि हम जनरली साइंस में जो है वो जनरली टर्म का यूज करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि साइंस में हमेशा कोई भी अगर आप टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं तो उसके एक्सेप्शन जो है वो प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं कि हम सब जानते हैं कि लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये हम सब जानते हैं कि लाइट की ये स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. लेकिन एक्सेप्शन कहाँ पे आएगा? हम जानते हैं वैक्यूम में लाइट की ये स्पीड होती है. अगर हम एयर की बात करें तो लाइट की स्पीड यही होती है. लेकिन अगर हम वाटर की बात करें तो लाइट की स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है इन वाटर, और यही हमारा हो जाता है एक्सेप्शन इन केस ऑफ लाइट. सो दैट्स व्हाई वी यूज ऑलवेज जनरली वर्ड. अगर हम कोई भी डेफिनेशन बता रहे हैं, अगर हम कोई एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी दे रहे हैं तो उसके साथ हम जनरली वर्ड यूज करते हैं कि इसका मतलब ये है कि जनरली ऐसा होता है लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हो सकते
हैं। तो सेम इन द केस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हमारा क्या होता है, जनरली कार्बन और हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं और हाइड्रोजन सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर जनरली derived फ्रॉम द लिविंग सब्सटेंसेस। वेयरएज इनऑर्गेनिक जो होते हैं उनमें कार्बन और हाइड्रोजन जनरली नहीं प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर generally derived from the non-living substances. Clear? These two facts are clear now. Now comes to the our third keyword, that is matter. What is matter? So matter की एक बहुत ही simple definition है जो कि बहुत ही easy है जानने के लिए. Anything or everything that occupied space or have mass and have mass are known as matter. For example, this marker, ये इसमें have mass and occupying space. ठीक है? This whiteboard have mass and occupying space. I am have mass occupying space. ठीक है, तो जो भी चीज इस अर्थ पे या इस यूनिवर्स पे अवेलेबल है जिसमें मास है, कोई वेट है और साथ ही साथ वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो हमारी किस कैटेगरी में आएगा, मैटर की कैटेगरी में आएगा. अगर आप एयर की बात करें, एयर हमारी इनविजिबल है लेकिन वो भी मैटर की कैटेगरी में आती है. क्यों आती है? क्योंकि वो जो है ऑक्यूपाइंग स्पेस, यानी वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है. यानी अगर आप बलून फुला रहे हो तो उसका जो वॉल्यूम होती है वो फूल जाता है एयर की वजह से. इसका मतलब है कि वो ऑक्यूपाइंग स्पेस, वो स्पेस को ले रही है. तो स्पेस और उसके मास भी होता है. दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ एयर इज इनविजिबल, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैटर. ठीक है, सो अब ये तीनों वर्ड आपके लिए क्लियर हो गए हैं कि व्हाट इज ऑर्गेनिक, व्हाट इज इनऑर्गेनिक, व्हाट इज मैटर. नाउ समराइज द डेफिनेशन ऑफ साइंस, कि साइंस होता क्या है, साइंस क्या चीज है. तो साइंस जो है वो एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है जिसमें हम स्टडी करते हैं सारे ऑर्गेनिक मैटर्स को यानी लिविंग मैटर्स को, सारे इनऑर्गेनिक मैटर्स को यानी नॉन लिविंग मैटर्स को, हमारी अर्थ पे और यूनिवर्स पे. यानी जितने भी लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर्स हमारी अर्थ पे और यूनिवर्स पे रहते हैं उन सबकी स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई. अब अर्थ की बात करें तो अर्थ में क्या क्या आ जाएगा, जितने भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम ह्यूमन बींग्स, एनिमल, प्लांट, सारे केमिकल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑल सब्सटेंसेस, सॉइल्स ऑफ अर्थ एक्सेट्रा, ये सारे हमारे आ जाएंगे मैटर्स ऑफ अर्थ की कैटेगरी में. नेक्स्ट वन इज यूनिवर्स. इसमें हमारे स्टार्स आ जाएंगे, प्लैनेट्स आ जाएंगे, मून आ जाएगा, सन आ जाएगा, ब्लैक होल आ जाएगा, मिल्की वे आ जाएगा. जितनी भी चीज़ें हमारे यूनिवर्स में हैं वो सब मैटर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे. तो यानी अर्थ और यूनिवर्स में जितनी भी हमारे लिविंग और नॉन लिविंग सब्सटेंसेस प्रेजेंट है उनकी स्टडी को ही हम साइंस कहते हैं. इज दिस क्लियर टू यू ऑल? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. इट फॉलोज अ सिस्टमेटिक मेथोलॉजी बेस्ड ऑन एविडेंसेस. यानी जो साइंस हमारी होती है वो हमेशा और हमेशा एक मेथड पे काम करती है, एक रूल पे काम करती है, एंड दैट इज सिस्टमेटिक मेथोलॉजी एंड एविडेंसेस. यानी अगर हम कोई चीज़ साइंस की कैटेगरी में डाल रहे हैं या हम उनकी स्टडी साइंस के अंडर कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड होने चाहिए या एविडेंसेस होने चाहिए. लेट्स सपोज हमको उसको साइंस की कैटेगरी में डालने के लिए हमें कुछ एविडेंसेस चाहिए, कुछ डेटा चाहिए, कुछ टर्म्स चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए. लेट्स सपोज हम कह रहे हैं कि अर्थ जो है सन का चक्कर लगाती है, रिवोल्यूशन करती है, तो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई सिस्टमेटिक मेथड होना चाहिए इस बात को प्रूफ करने के लिए, या फिर इस बात का कोई एविडेंस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि ऐसा ही होता है कि अर्थ जो है वो सन का चक्कर लगाती है, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, तभी वो हमारी साइंस की कैटेगरी में आएगा. Now next one is it includes systematic methodology. एविडेंसेस जो होती हैं उसमें ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट, डेटा एंड एविडेंसेस. यानी हमारे पास कोई डेटा होना चाहिए, कोई मेजरमेंट होना चाहिए, कोई एविडेंस होना चाहिए अपनी बात को प्रूफ करने के लिए, तभी हम उसको साइंस की कैटेगरी में लेंगे. ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कह दें कि ब्रीथिंग नाक से नहीं होती है तो उसे हम साइंस की कैटेगरी में नहीं लेंगे. एक बात हम आपको और बता देना चाहते हैं कि इसीलिए हमारे लिए एक टर्म होता है, हम जनरली एक टर्म यूज करते हैं जिसका नाम जिससे हम कहते हैं कि कभी भी विज्ञान और धर्म साथ साथ नहीं चल सकता. इसके पीछे का जो रीजन है वो मेरा सेकंड पॉइंट ही है कि धर्म जो होता है वो हमेशा मान्यताओं पे चलता है कि कोई भी चीज मानी जा रही है, हमारा मन कह रहा है वो चीज मानने का, उसका ना कोई एविडेंस होता है, ना उसका कोई डेटा होता है, ना उसका कोई प्रूफ होता है. जबकि साइंस में हमेशा हमें एक एविडेंस चाहिए, एक डेटा चाहिए, एक प्रूफ चाहिए. दैट्स व्हाई द टर्म कि धर्म और विज्ञान कभी साथ नहीं चल सकते हैं. ठीक है,
नाउ कम्स टू द एग्जाम्पल कि ये हमें किस तरह के डेटा होते हैं, किस तरह का वो होता है. नाउ कम्स टू द एग्जाम्पल. लाइट की बात मैंने शुरू की थी, तो लाइट का एग्जाम्पल मैंने दिया था, तो लाइट के एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं फिर से. तो जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड होती है हमारी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये होती है हमारी लाइट की स्पीड, जो अभी हमने रिसेंटली जाना है. आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, 1983 में हमें ये बात पता चली है कि लाइट की ये करेक्ट स्पीड होती है, जो हम आज तक इसे मान रहे हैं 1983 में. सो सबसे पहले लाइट पे एक्सपेरिमेंट करने वाले, लाइट के बारे में एविडेंस देने वाले थे हमारे गैलीलियो. उन्होंने क्या किया, पहले के जो हमारे साइंटिस्ट थे, यानी गैलीलियो के पहले तक के जितने भी साइंटिस्ट थे, उनका ये बिलीव था कि लाइट की कोई स्पीड नहीं होती है, लाइट की इतनी ज्यादा होती है जिसे हम नाप नहीं सकते. यानी लाइट जो होती है वो हमारी होती है इन्फिनिटिव. उसकी स्पीड को मापना, उसकी स्पीड को मेजर करना जो है वो पॉसिबल नहीं है. सो पहले के जितने साइंटिस्ट थे उनका मानना था कि लाइट की स्पीड होती है इन्फिनिटी, जिसे मेजर नहीं किया जा सकता. लेकिन उसके बाद गैलीलियो ने सबसे पहले लाइट पे एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने क्या किया, एक वो खुद हुए और एक अपने फ्रेंड को तैयार किया, और वो दो डिफरेंट क्या कहते हैं माउंटेन्स पे या चोटियों पे गए वहां पे, और उनके हाथ में एक लालटेन थी, और उस लालटेन में एक विंडो थी, या आप कह सकते हैं एक कपड़ा था, जिसकी वजह से उसकी लाइट जो है वो बाहर नहीं जा रही थी. तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए गैलीलियो ने क्या कहा कि मैं एक मतलब पहाड़ की पीक पे रहूंगा, और उनका फ्रेंड जो था उन्होंने उसको दूसरे पहाड़ की पीक पे भेज दिया, जिस पहाड़ की डिस्टेंस थी 1 माइल. ठीक है, उस पहाड़ की, दोनों पहाड़ों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 1 माइल की डिस्टेंस थी. और एक पे वो गैलीलियो खुद चले गए, और दूसरे पे उन्होंने अपने फ्रेंड को भेज दिया विद लालटेन एंड कर्टेन. ठीक है, जिसकी वजह से उसकी लाइट नहीं आ रही थी. इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने क्या किया कि जब वो अपने पहाड़ की पीक पे जाते, उसके बाद वो उन्होंने लालटेन की विंडो को ओपन कर देते. ओपन करते ही जैसे ही उनका दूसरी माउंटेन पे बैठा फ्रेंड या दूसरे माउंटेन पे खड़ा फ्रेंड उस लाइट को देखता जो गैलीलियो ने ओपन की थी, तैसे ही वो अपनी लालटेन की लाइट को ओपन कर देता. और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे गैलीलियो को दिखता कि लाइट आ गई है, वो काउंटिंग अपनी बंद कर देते. यानी यहाँ पे जैसे ही उन्होंने ओपन किया अपना लालटेन की विंडो, उन्होंने काउंटिंग स्टार्ट की, टाइम की काउंटिंग स्टार्ट की, और जब उन्हें वापस अपने फ्रेंड की लाइट दिखी तो उन्होंने क्या किया, अपनी काउंटिंग स्टॉप कर दी. और इस तरह से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लाइट की स्पीड मेजर करने की कोशिश की. लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आई, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उनके साथ आ रही थी वो ये आ रही थी कि वो जितनी बार भी इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे थे, यानी 1 बार 2 बार 3 बार उन्होंने किया, हर बार लाइट की जो वैल्यू आ रही थी, लाइट की स्पीड की जो वैल्यू आ रही थी, वो जो आ रही थी वो डिफरेंट आ रही थी. ठीक है, तो इससे उनको बड़ा कंफ्यूजन हुआ कि हमारी जो हर बार स्पीड आ रही है वो कैसे डिफरेंट आ रही है. तो उन्होंने फिर सोचा क्या कि मैं गलत नहीं हो सकता, मेरा एक्सपेरिमेंट गलत नहीं हो सकता, पक्का ये मेरा जो फ्रेंड है यही कल्प्रिट है, और ये क्या कर रहा है, अपने रिएक्शन टाइम को चेंज कर रहा है बार बार. अपना रिएक्टिंग टाइम मतलब लाइट देखने के बाद वो विंडो ओपन करने का जो टाइम है, जो रिएक्शन का टाइम है, उसमें गड़बड़ कर रहा है. दैट्स वाई हमें हर बार डिफरेंट रिजल्ट मिल रहे हैं, क्योंकि उसका रिएक्शन टाइम हर बार गलत है. मेरे एक्सपेरिमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो सही किया है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने फ्रेंड से कहा कि अब हम क्या करेंगे, हम जो अपने पहाड़ की या जो माउंटेन की डिस्टेंस है उसको हम इंक्रीज कर देंगे. इससे उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि अगर हम माउंटेन की डिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे, लेट तो क्या होगा कि अगर माउंटेन की डिस्टेंस को हम इंक्रीज कर देंगे तो रिएक्शन टाइम तो सेम रहेगा. मेरा फ्रेंड जो जिस टाइम में रिएक्ट कर रहा है वो टाइम तो सेम रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा. तो इससे क्या होगा कि हमें जो है वो एग्जैक्ट वो मिल जाएगी कि हमारा डिस्टेंस बढ़ गया है तो रिएक्शन टाइम वही है, तो जितनी देर में हम देख पा रहे हैं उससे हम एवरेज वो लाइट की स्पीड निकाल लेंगे. तो उन्होंने फिर से क्या किया, उन्होंने फिर से 2 माउंटेन पे गया, लेकिन इस बार माउंटेन की दूरी 2 माइल थी. ठीक है, एक पे गैलीलियो थे, दूसरे पे थे उनके फ्रेंड. लेकिन अब इसके बाद यहाँ पे वो सेम एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनके साथ क्या प्रॉब्लम आई, उनके साथ ये प्रॉब्लम आई कि सॉरी उनके साथ ये प्रॉब्लम आई कि जब वो एवरेज स्पीड निकाले, यानी रिएक्शन टाइम को माइनस करने के बाद जब उन्होंने लाइट की एवरेज स्पीड निकाली, तो वो सेम आई जो कि उनकी 1 माइल की डिस्टेंस पे आ रही थी. यानी वो फिर से कंफ्यूज हो गए कि मैंने डिस्टेंस बढ़ा दी है लेकिन दोनों की एवरेज स्पीड जो है वो सेम आ रही है. तो इस तरह से मतलब उन्होंने, वो बेचारे बहुत कोशिश किए, बहुत उन्होंने ट्राई किया, लेकिन वो हमें एक वैल्यू नहीं दे पाए, एक
मतलब एक डिजिट नहीं दे पाए स्पीड ऑफ लाइट की। लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट से एक बात क्लियर हो गई कि जो हमारी लाइट मतलब जो हमारे पुराने साइंटिस्ट मानते आ रहे थे कि लाइट जो है उसे मेजर नहीं किया जाता, वो इन्फिनिटिव होती है, उन्होंने इस कंसेप्ट को खत्म कर दिया। यानी उन्हें भले ही वो इस स्पीड को नहीं दे पाए, वो हमें एक डिजिट नहीं दे पाए स्पीड ऑफ लाइट की, लेकिन उन्होंने इस कंसेप्ट को क्लियर मतलब खारिज कर दिया, इस मान्यता को खत्म कर दिया कि लाइट को मेजर नहीं किया जा सकता, लाइट इन्फिनिटिव होती है। ठीक है, नेक्स्ट फिर उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते रहे, बहुत सारी चीजें होती रही, उन्होंने साइंटिस्ट के दिमाग में ये चीजें डाल दी कि हम लाइट की स्पीड को मेजर कर सकते हैं, तो बहुत से साइंटिस्ट फिर ऐसा करना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद हमारे एक साइंटिस्ट है ओलस रोचर, उनको ही ये क्रेडिट जाता है फर्स्ट टाइम स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने का, उसकी एक डिजिट देने का। ठीक है, तो ओलस रोचर ने क्या किया, ओलस रोचर एक्चुअली लाइट की स्पीड के बारे में स्टडी ही नहीं कर रहे थे, वो स्टडी कर रहे थे जुपिटर के बारे में। जुपिटर का जो हमारा मून है, जुपिटर के आपको पता होगा 4 मून होते हैं, उनमें से एक मून था लू, जिसका नाम है लू, उसके बारे में वो स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने जब वो उसकी स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने कुछ फैक्ट पाए और उसकी वजह से उन्होंने फर्स्ट स्पीड ऑफ लाइट दी थी। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने जब स्टडी कर रहे थे तो जो ये हमारा जुपिटर का जो मून था लू, वो टाइम लेता था 1.76 डेज का, एक रिवोल्यूशन ऑफ द जुपिटर को कंप्लीट करने में, एक चक्कर जुपिटर का कंप्लीट लगाने में उसे कितना टाइम लगता था, 1.76 डेज का। तो उन्होंने ये देखा कि ये जो टाइम है ये तो सेम है, लेकिन जब अर्थ से देखने पे जो लू है वो छुप जा रहा है, मतलब वो दिखाई नहीं दे रहा है, जो वो टाइम जिस टाइम पे लू अर्थ से विजिबल नहीं है, उस टाइम को उन्होंने एक टर्म दिया, उस टाइम को उन्होंने एक नाम दिया इक्लिप्स का। ठीक है, इक्लिप्स का नाम दिया, यानी ग्रहण, आप इसके बारे में जानते हैं। तो जिस टाइम पे जो अर्थ से लू विजिबल नहीं था, उस टाइम को उन्होंने कहा द टाइम ऑफ इक्लिप्स, यानी ग्रहण का समय। ठीक है, उन्होंने मान लिया कि लू पे ग्रहण लग रहा है क्योंकि वो विजिबल नहीं है। तो जिस टाइम पे इक्लिप्स लग रहा था लू पे, वो टाइम डिफरेंट था, इंस्टेड ऑफ द फैक्ट दैट कि वो जो है वन रिवोल्यूशन 1.76 डेज में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो रही है आई होप कि 1.76 डेज में तो वो रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, लेकिन जब वो अर्थ से विजिबल नहीं हो रहा, वो टाइम हर बार अलग अलग है। ठीक है, तो उन्होंने फिर तब वो सोचना शुरू किए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब ये टाइम सेम है, वो रिवोल्यूशन सेम टाइम में कर रहा है, तो इक्लिप्स का टाइम डिफरेंट क्यों आ रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, ऐसी क्या वजह है कि इक्लिप्स का टाइम अलग आ रहा है। तब उन्होंने देखा कि जब अर्थ जो है वो जुपिटर के पास होती है, तब जो है इक्लिप्स जो है वो देर में लगता है, उसका इक्लिप्स का जो टाइम है, जो ग्रहण का टाइम है, वो देर में आता है, यानी जो अर्थ से लू बहुत देर तक विजिबल रहता है। वेयरएज जब जुपिटर से अर्थ दूर हो जाती है, सॉरी ये उल्टा थोड़ा बन गया, जुपिटर बड़ा प्लैनेट है हमारा अर्थ से, सो जब जुपिटर से अर्थ से जुपिटर दूर होता है, तब हमारा जो लू है वो बहुत जल्दी उसमें इक्लिप्स लग जाता है, वो विजिबल होना बंद हो जाता है। और इस तरह से उन्होंने फर्स्ट टाइम क्या कहते हैं उसकी डेफिनेशन दी, स्पीड ऑफ लाइट की डेफिनेशन दी, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू दी, इन वैल्यू में मतलब कैलकुलेट करके दिया, जो की थी हमारी 21400 मीटर पर सेकेंड, यानी 2,14,000 मीटर पर सेकेंड उन्होंने इसकी स्पीड दी। और उन्होंने ये स्पीड कैसे कैलकुलेट की, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड जुपिटर, और इसके अलावा कि उनके बीच की लाइट की स्पीड, मतलब वो कितनी देर में जो है लू विजिबल होता है, किस किस टाइम पे लू में इक्लिप्स लगता है, उसको कैलकुलेट करके उन्होंने फर्स्ट टाइम ये वैल्यू दी, जो की थी हमारी 2,14,000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई आपको। लेकिन आप जानते हैं कि हमारी ये स्पीड की स्पीड ऑफ लाइट की ये क्या कहते हैं सही वैल्यू नहीं है। तो इसके पीछे का रीजन क्या था, उन्होंने सही वैल्यू क्यों नहीं दे पाई, क्योंकि उनका फॉर्मूला तो सही था कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है और किस टाइम पे इक्लिप्स लग रहा है, उसको कैलकुलेट करके वो स्पीड ऑफ लाइट की सही वैल्यू देना चाहिए था उनको, लेकिन उन्होंने सही वैल्यू नहीं दी। हालांकि इसका श्रेय अभी भी कि जो फर्स्ट स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू देने का श्रेय अभी भी ओलस रूमर के पास ही है कि उन्होंने ही फर्स्ट टाइम स्पीड ऑफ लाइट को मेजर किया और उसकी वैल्यू दी। ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन ये था कि उस समय हमारी एस्ट्रोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, इतनी ज्यादा मतलब
एडवांस इंस्ट्रूमेंट नहीं थे हमारे पास कि हम एग्जैक्ट अर्थ और जुपिटर के बीच की स्पीड को कैलकुलेट कर पाए, और इसी मिस कैलकुलेशन की वजह से हमारे पास गलत स्पीड ऑफ लाइट आई। ठीक है, सो अब कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका कि हमारे पास ये एविडेंस, हमारे लाइट के बारे में जो एविडेंस आए हैं वो कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, क्या आए हैं। हम आपको कुछ और एग्जांपल्स देते हैं। ये तो हो गया हमारा मेथोलॉजी, यानी बहुत सारे स्टेप्स करके, बहुत सारे मेथड को फॉलो करके हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। अब हम बात करते हैं एविडेंस की। एविडेंस देने के लिए हमारी जो बॉडी है वही काफ़ी है, उससे हमें ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं होगा। एविडेंस के लिए आप जानते हैं हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो अब यूज़ में नहीं है, जो हमारे एंसेस्टर टाइम में, यानी जब हमारे जो पूर्वज थे उनके लिए यूज़ में थे, जब उन्हें खाना पकाना नहीं आता था, या जब वो रॉ सब्जियां खाते थे, या उससे भी पहले जब हम इस फॉर्म में डेवलप नहीं हुए थे। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जिसे हम रेसिडुअल ऑर्गन या फिर वेस्टिजियल ऑर्गन के नाम से जानते हैं अपनी बॉडी में। वो सारे हमारी एविडेंस है, वो सारे हमारे प्रूफ है कि इससे पहले हमारी बॉडी जो है वो थी दूसरी तरीके की थी, और फाइनली इवोल्यूशन के थ्रू, यानी टर्म एवोल्यूशन जो है उसके एविडेंसेस मौजूद है हमारी बॉडी में आज भी, कि एवोल्यूशन जो टर्म है वो हमारा एग्जिस्ट करता है, वो होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा साइनस के बारे में। साइनस जो होता है वो हमारी चीक्स बोन के क्या कहते हैं, पॉकेट, चीक्स बोन्स के पास पॉकेट में एयर पॉकेट होते हैं जिसके अंदर म्यूकस भरा होता है। पुराने जमाने में वो हमारे को बैक्टीरिया से और वायरस से, एक्सटर्नल इन्फेक्शन से बचाने के लिए यूज होता था, लेकिन आज के समय में वो हमें इन्फेक्शन देने के अलावा कुछ नहीं करता। आपने सुना होगा मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, मुझे इसकी दिक्कत है। इसके अलावा हो जाता है हमारा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के बारे में भी आपने सुना होगा, जो हमारी इंस्टेंट टाइम में सबसे बॉटम की साइड, सबसे लास्ट पार्ट होता है हमारा, टेल जैसा थोड़ा सा मुड़ा हुआ, वो भी हमारे यूज होते थे जब हमारे एंसेस्टर जो है वो हार्ड हर्बीवेरस को डाइजेस्ट करने के लिए, यानी जो शाकाहार हार्ड सब्सटेंसेस होते थे उनको डाइजेस्ट करने का काम कहा जाता था। ऐसा बिलीव किया जाता है कि उस डाइजेशन के काम में काम आता था। सो उनको डाइजेस्ट करने के लिए, जैसे बार्क ऑफ द ट्री, ठीक है, जो पेड़ की छाल होती है जो बहुत ही हार्ड होती है डाइजेस्ट करने के लिए, तो उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए ये यूज होता था। लेकिन आज के समय में अगेन वो हमारे किसी यूज का नहीं है। आपने सुना होगा बहुत से लोगों का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, डॉक्टर क्या करते हैं, सिंपली अगर उसमें कोई किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया तो वो उसे कट आउट करके निकाल देते हैं, और उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है हमें, क्योंकि वो हमारी बॉडी में एज अ रेसिडुअल ऑर्गन के फॉर्म में है, जिसका इस समय इवोल्यूशन के बाद हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा वो टेल बोन, जो कि हमारे एंसेस्टर की जो टेल हुआ करती थी उसका पार्ट माना जाता है कि ये हमारा टेल बोन है। ठीक है, जो हमारे बैक बोन के एकदम लास्ट में मुड़ी हुआ पार्ट होता है जिसे टेल बोन हम कहते हैं, जो कि वो टेल का पार्ट माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा विजडम टीथ है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। सो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि साइंस क्या है और इसके यूजेस क्या है, इसके एविडेंस कैसे मिलते हैं, मेथोलॉजीज क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आपको मेरी टीचिंग स्किल पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये मेरी टीचिंग स्किल और ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को जाके जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, और इसे जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के बारे में और हमारे चैनल के बारे में पता चल सके, और वो इस चैनल का फ़ायदा उठा सके, इस चैनल से बेनिफिट ले सके, अपने कंसेप्ट क्लियर कर सके, डाउट्स क्लियर कर सके, और हमारे साथ जुड़ने से हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसके अलावा एट लास्ट आई वांट टू से यू ऑल दैट इग्नाइट योर नॉलेज, जॉइन अस, जॉइन ज्ञान मठ।